वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास से हम लोग एक न्यू राइटर को स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी में, और वो राइटर है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट हुआ है चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज का। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है, और चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे नॉवेल्स हैं, उनका प्लॉट क्या है, वहाँ पर कैरेक्टराइजेशन क्या है, सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चार्ल्स डिकेंस की लाइफ का जो स्पैन है वो 1812 से 1870 है। चार्ल्स डिकेंस का जो कंप्लीट नेम है वो है चार्ल्स जॉन फोफैम डिकेंस। एक कंप्लीट नेम है, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। चार्ल्स डिकेंस का जो बर्थ है वो 7 फेब 1812 को हुआ था। लैंड पोर्ट हैम्पशायर में हुआ था। लैंड पोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और हैम्पशायर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज होता है लैंड पोर्ट का। और ये यूके में पड़ता है, मतलब इंग्लैंड में पड़ता है। तो लैंड पोर्ट हैम्पशायर में चार्ल्स डिकेंस का बर्थ हुआ था। चार्ल्स डिकेंस के जो फादर हैं उनका नेम जॉन डिकेंस था, और वो एक क्लर्क थे नेवी पोस्ट ऑफिस में। वो एक क्लर्क थे जॉन डिकेंस। पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चार्ल्स डिकेंस के फादर जॉन डिकेंस क्या थे। तो जॉन डिकेंस एक क्लर्क थे। जो जॉन डिकेंस हैं, मतलब चार्ल्स डिकेंस के जो ये फादर हैं, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वाज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि थे इनकम इनकी तो कम थी। चार्ल्स डिकेंस के फादर की इनकम तो कम थी, लेकिन ये फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए आर्थिक स्थिति जो इनकी है वो सही नहीं है। चार्ल्स डिकेंस के जो फादर हैं उन्होंने डेप्ट भी बहुत ज़्यादा ले रखा था, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। चार्ल्स डी को अरेस्ट कर लिया जाता है डेप्ट की वजह से, और उनको मार्शल सी, ये प्रिजन का नेम है, वहाँ पर ला कर के अरेस्ट कर दिया जाता है। चार्ल्स डिकेंस की आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फादर अरेस्ट हो जाता है डेप्ट की वजह से, इसलिए चार्ल्स डिकेंस को 11 साल की उम्र पर चाइल्ड लेबर करना पड़ा था। और चार्ल्स डिकेंस ने 11 साल की उम्र पर वर्क किया था वारन ब्लैकिंग फैक्ट्री में। वारन ब्लैकिंग फैक्ट्री का नाम है जहां पर चार्ल्स डिकेंस ने चाइल्ड लेबर किया था। 11 साल की उम्र पर फैक्ट्री में काम किया था, जिससे कि फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी हेल्दी हो सके। चार्ल्स डिकेंस जी आगे चल कर के जब वो 15 साल के होते हैं तो वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उनको आगे चल कर के लगता है कि उन्हें थिएटर में काम करना चाहिए, उन्हें एक्टिंग में अपने हाथ को आजमाना चाहिए। इसलिए चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं वो राइटिंग करना बंद कर देते हैं, और वो थिएटर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं जब चार्ल्स डिकेंस 15 साल के होते हैं। लेकिन आगे चल कर के चार्ल्स डिकेंस जी एक फेमस नॉवेलिस्ट बनते हैं, नो डाउट। चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं उन्होंने रिपोर्टर के तौर पर काम भी किया था। एक न्यूज़पेपर का नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल। ये न्यूज़पेपर है द मॉर्निंग क्रॉनिकल। यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस जी ने रिपोर्टर के पद पर काम किया है। आगे चल कर के चार्ल्स डिकेंस जी जो होते हैं वो मैरिज करते हैं कैथरीन होगार्थ से मैरिज करते हैं। अब जो ये कैथरीन होगार्थ होती है वो मॉर्निंग क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में ही काम करने वाला चार्ल्स डिकेंस का एक फेलो वर्कर था, साथ में काम करने वाला वर्कर था। उसी की डॉटर थी, उसी चार्ल्स डिकेंस ने शादी कर ली थी। आगे चलकर एक मैगज़ीन पब्लिश हुई थी जिसका नेम डेली न्यूज़ था, और इस डेली न्यूज़ मैगज़ीन के चीफ एडिटर भी बने हैं चार्ल्स डिकेंस। एक न्यूली स्टार्टेड मैगज़ीन आगे चलकर और आई थी, एक नई मैगज़ीन स्टार्ट हुई थी जिसका नेम हाउस
वर्ड्स था। ये मैगज़ीन का नेम है हाउस होल्ड वर्ड्स। इसके भी एडिटर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस जी। चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं वो अपने लाइफ के लास्ट समय में वर्क कर रहे थे एक नावल पर, और उस नावल का नेम था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। और जब वो इस नावल पर वर्क कर रहे थे, लास्ट नावल थी इनकी लाइफ की द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, तो इस नावल को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ये इनका अनफिनिश्ड वर्क रह गया था, क्योंकि इनकी सडन डेथ हो जाती है स्ट्रोक की वजह से। इसलिए द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो ये नावल है वो चार्ल्स डिकेंस का अनफिनिश्ड नावल रह जाता है। चार्ल्स डिकेंस की जो डेथ है वो 9 जून 1870 में होती है। एक प्लेस है यूके में, इंग्लैंड में, जिसका नेम है गैड्स हिल प्लेस, जो कि यूके में ही पड़ता है, इंग्लैंड में ही पड़ता है। वहीं पर डेथ हुई थी चार्ल्स डिकेंस जी की। तो ये तो विक्टोरियन एज जो कि 19th सेंचुरी है उससे बिलोंग करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कवर किया है, मैथ्यू अर्नाल्ड को कवर किया है। ये दोनों जो राइटर हैं वो भी विक्टोरियन एज के ही थे। और अब जो हम लोग नेक्स्ट राइटर कवर कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस, ये भी विक्टोरियन एज के एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। चार्ल्स डिकेंस जी का जो ऑक्यूपेशन है, चार्ल्स डिकेंस जी एक नॉवेलिस्ट भी थे। चार्ल्स डिकेंस जी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और चार्ल्स डिकेंस जी प्लेराइट भी थे। यहाँ पर प्लेराइट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PLAYWRIGHT होता है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो चार्ल्स डिकेंस जी एक नॉवेलिस्ट भी हुए हैं, चार्ल्स डिकेंस जी एक शॉर्ट स्टोरी रहे हैं, और चार्ल्स डिकेंस एक प्ले राइट भी, मतलब ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। कुछ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को लेकर के, उसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा, चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं वो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट हैं विक्टोरियन एरा के, विक्टोरियन एज के। चार्ल्स डिकेंस का जो स्यूडोनिम था, जिसको हम पेन नेम भी कहते हैं, जिसको हम नाम डी प्लूम भी कहते हैं, वो बॉज था। बॉज जो है वो फैमिली निक नेम था। चार्ल्स डिकेंस की जो फैमिली है उसका निक नेम बॉज था, और इसी BOZ बॉज को चार्ल्स डिकेंस ने अपना स्यूडोनिम बनाया था, नाम डी प्लूम बनाया था। चार्ल्स डिकेंस जी ने वर्क किया था, चाइल्ड लेबर के तरीके से वर्क किया था। इसलिए चार्ल्स डिकेंस जी की जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, वो डील करती हैं, सैटायर को डील करती हैं ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। जो कुछ भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो कुछ भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, उन पर सैटायर करती हैं। चार्ल्स डिकेंस जी के जो उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी संस्थाएं समाज में ऐसी बनी हुई हैं जो गरीबी को इरेडिकेट करने के लिए काम करती हैं, चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए काम करती हैं, लेकिन इन रियलिटी में कुछ और हो रहा होता है। चार्ल्स डिकेंस जी ने बचपन में चाइल्ड लेबर के तरीके से काम किया, इसलिए चार्ल्स डिकेंस जी की जो नॉवेल्स हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट दिखलाई पड़ रहा है जिस लाइफ को चार्ल्स डिकेंस ने स्पेंड किया था। चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो डील करती हैं, सैटायर ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन डील करती हैं, क्लास एंड पावर्टी को डील करती हैं। क्लास एंड कास्ट सिस्टम जो है, अपर क्लास लोअर क्लास जो है, पावर्टी जो है, गरीबी जो है, इन सारी समस्याओं को चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो डील करती हैं। चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो शो करती हैं, दिखलाती हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ टाउन और सिटी लाइफ की जो समस्याएं हैं, टाउन और सिटी लाइफ की जो कुछ भी जटिलताएं हैं, उन सारी जटिलताओं को, फ्रस्ट्रेशन को चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो शो करती हैं। इसके साथ ही साथ चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो हमको एक ग्लिम्स देती हैं, एक झलक देती हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। चार्ल्स डिकेंस के टाइम में कल्चर कैसा था,
चार्ल्स डिकेंस के टाइम में सिविलाइजेशन कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों का एक दूसरे के लिए बर्ताव कैसा था, क्लास एंड कास्ट सिस्टम कैसा था, समाज की दशा कैसी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी एक झलक हमको मिलती डिकेंस के नाम में। चार्ल्स डिकेंस के जो नावल हैं उनका जो प्लॉट होता है वो लूजर्ड है, बहुत अच्छे से बुना हुआ प्लॉट नहीं है। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स जो हैं उनका जो प्लॉट है वो लूजली से आप लोग लर्न रखिएगा, जो कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में एक फॉल्ट है, एक मिस्टेक है। बहुत सारे क्रिटिक ने भी इस बात पर कमेंट किया है कि चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं उनका जो प्लॉट है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं किया गया है, जो प्लॉट है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है। तो आप लोग लर्न रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं वहाँ पर हमको सेटायर दिखाई पड़ता है सोशल इंस्टीट्यूशन पर, क्लास पर, पावर्टी पर। चार्ल्स डिकेंस के जो नावल हैं वो सिटी और टाउन लाइफ का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको शो करते हैं। डिकेंस के जो नावल हैं वो डिकेंस के टाइम की जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनको शो करते हैं। और चार्ल्स डिकेंस के जो नावल हैं उनका जो प्लॉट है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है, इस पॉइंट को भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। चार्ल्स डिकेंस के जो नावल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हुए हैं, यूएस में फेमस हुए हैं, कनाडा में फेमस हुए हैं, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। ऑस्कर वाइल्ड जो कि एक राइटर है, हेनरी जेम्स ये भी एक राइटर है, वर्जीनिया वुल्फ ये भी एक राइटर है। इन लोगों ने कंप्लेन की थी, इन लोगों ने एक शिकायत जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि चार्ल्स डिकेंस के जो नावल हैं वहाँ पर लेक ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ है। चार्ल्स डिकेंस के नावल में, उपन्यास में साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं है। इसके साथ ही साथ लूज राइटिंग है चार्ल्स डिकेंस के नावल में। तो आप लोग लर्न रखिएगा, ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि चार्ल्स डिकेंस के नावल में साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं है। चार्ल्स डिकेंस के जो नावल हैं उसमें राइटिंग लूज राइटिंग है। चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स हैं वहाँ से एक टर्म निकल करके आया था, वो था डिकेंसियन कैरेक्टर। डिकेंसियन कैरेक्टर का मतलब है चार्ल्स डिकेंस की नावल की टाइप का कैरेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर डिकेंसियन कैरेक्टर का मतलब क्या है? पुअर सोशल कंडीशन हु इज रिपल्सिव। मतलब चार्ल्स डिकेंस की जितनी भी नावल्स हैं, मोस्ट फेमस नावल्स हैं, वहाँ का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, प्रोटागनिस्ट जो होता है, सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है डिकेंस की नावल का, वो पावर्टी से सफ़र करता हुआ होता है, वो सफ़र करता हुआ होता है और वो रिपल्सिव हो जाता है आगे चल कर के, विद्रोही हो नावल के कैरेक्टर का। तो वहाँ से एक टर्म निकल करके आया और डिकेंसियन कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो पुअर सोसाइटी से, पुअर सोशल कंडीशन से, पावर्टी से सफ़र करता हुआ हो और आगे चल कर के वो रिपल्सिव बन जाए। तो इसका मतलब ऐसे कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में हुआ करते थे और इसलिए इस तरह के कैरेक्टर को डिकेंसियन कैरेक्टर कहा जाने लगा लिटरेचर में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझिएगा, चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स हैं वो क्रिमिनल के बारे में बातें करती हैं, प्रिजन्स, जेलों के बारे में बातें करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस जेल थी जिसका नेम था न्यू गेट जेल नेम था। तो चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो जेल की करती ही हैं, क्रिमिनल की बातें करती ही हैं। और न्यू गेट जो है वो इंग्लैंड की फेमस जेल थी, इसलिए चार्ल्स डिकेंस के नावल को न्यू गेट नावल भी कहा गया है। चार्ल्स डिकेंस की नावल को न्यू गेट नावल भी कहा गया है। तो आप लोग समझिएगा, चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो प्रिजनर्स के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में बातें करती हैं। और न्यू गेट जो है वो इंग्लैंड की फेमस जेल हुई है और जेल की बातें जो हैं वो चार्ल्स डिकेंस की नावल में की जाती रही हैं, इसलिए चार्ल्स डिकेंस की नावल को न्यू गेट नावल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे बाय द एसेज ऑफ थॉमस कैरलिल। थॉमस कैरलिल एक एसेइस्ट हुआ है और उसके एसेज से चार्ल्स डिकेंस बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज क्रूसांक एक आर्टिस्ट था, एक इलस्ट्रेटर था जो कि पेंटिंग करता था। उसने इलस्ट्रेट किया है डिकेंस के और वाल्टर स्कॉट के नॉवेल्स का। चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं, वाल्टर स्कॉट के जो नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स का इलस्ट्रेशन किया है, पिक्चर से, पिक्चर के से उनको पेंट किया है, इलस्ट्रेशन किया है जॉर्ज क्रूसांक ने। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन फॉस्टर एक हिस्टोरियन हुआ है, इतिहासकार हुआ है और ये एक बायोग्राफर भी रहा है। इसने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया था डिकेंस की नावल की। नेक्स्ट एली वाग एक क्रिटिक हुआ है, एक राइटर हुआ है। उसने एक वर्क लिखा था जिसका नेम था आ हैंडफुल ऑफ डस्ट। इस वर्क में एवली वाग ने रेफरेंस दिया है, चार्ल्स डिकेंस का रेफरेंस दिया है। तो ये सारे पॉइंट मैंने जो यहाँ पर मेंशन किए हैं वो चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को लेकर के हैं। मैंने इन डेप्थ में चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी करा दी है, जो कुछ भी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है। अब हम लोग चार्ल्स डिकेंस की जो बायोग्राफी है उसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में, और अब हम लोग कल की क्लास में चार्ल्स डिकेंस के जो वर्क्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।